हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर जी के गुप्ता, असिस्टेंट प्रोफेसर जोग्राफी, गवर्नमेंट कॉलेज चैन। आज हम बीए पार्ट सेकंड में उनका एक नया अध्याय शुरू करने जा रहे हैं जिसका शीर्षक है मानव भूगोल के प्रमुख सिद्धांत। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हो या हम भी जानते हैं इस चीज़ को कि किसी भी विषय की जो विकास है या उसका अध्ययन है वो फंडामेंटल सिद्धांतों पर आधारित होता है। यानी किन किन बातों को हम मानकर उस विषय का अध्ययन आगे करते हैं, चाहे वो साइंस हो चाहे आर्ट्स हो, कि कोई सब्जेक्ट किसी भी विषय का आप बात कर सकते हैं। उस विषय के जो विकास है वो उस विषय से संबंधित कुछ सिद्धांतों पर आधारित होता है। उनको बोलते हैं उस विषय के पर्टिकुलर जो विषय है उसके मूलभूत सिद्धांत। यानी कि उस विषय का विकास मूल रूप से उन बातों पर आधारित होता है जो कि सैद्धांतिक रूप से उस विषय विशेषज्ञों द्वारा स्वीकार की हुई होती हैं। ये सैद्धांतिक परंपरा है। तो ऐसे ही जब मानव भूगोल का अध्ययन करते हैं तो उसमें मानव भूगोल की भी कुछ मूलभूत विचारधाराएं हैं, उनमें हम अध्ययन करेंगे। यानी हम मान के चलते हैं जब हम मानव भूगोल विकास हुआ तो ये जो विचारधारा है, सिद्धांत हैं, पूरी विचारधारा का विकास, मानव भूगोल की जो संपूर्ण विचारधारा विकास है, जो पूरा सिलेबस है, पूरा जो विकास जो एक पाठ्य सामग्री है, वो इन्हीं सिद्धांतों पर आधारित है। तो हम कह सकते हैं सिद्धांत जो है वो किसी भी विषय के लिए एक उसको विकास की दिशा ज्ञात करने के लिए, विकास के क्रम को स्वरूप प्रदान करने के लिए बहुत ही आवश्यक चीज़ होती हैं, वो है उस विषय के सिद्धांत। तो जब जहाँ तक हम बात करते हैं मानव भूगोल के सिद्धांतों की, तो मानव भूगोल के वैसे तो अनेक विद्वानों ने अलग अलग सिद्धांत बताए हैं, परंतु यदि कॉमन रूप से देखा जाए तो मानव भूगोल के 3 सिद्धांत बहुत प्रमुख हैं। और एग्ज़ाम में आपको हो सकता है ये तीनों सिद्धांत एक साथ पूछ लें एग्जामिनर, या क्वेश्चन ऐसे दे दें कि मानव भूगोल के प्रमुख सिद्धांतों का की व्याख्या करते हुए कि समझाते हुए किसी एक का वर्गीकरण कीजिए, एक वर्णन कीजिए, या फिर आपको एक सिद्धांत दे और उसका वर्णन कराए। जो एग्जाम में क्वेश्चन जैसे भी आए वो आप अपने हिसाब से देख लें। मैं 3 सिद्धांत हैं प्रमुख सिद्धांत, उन तीनों के बारे में आपको विस्तार पूर्वक समझाने की कोशिश करूँगा। तो 3 सिद्धांत हैं। वो अपना पहला सिद्धांत जो है वो है पार्थिव एकता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ टेरेस्ट्रियल यूनिटी। ठीक है। सेकंड सिद्धांत जो है वो है परिवर्तनशीलता सिद्धांत या क्रियाशीलता सिद्धांत। ठीक है, इसे परिवर्तनशीलता भी बोलते हैं और क्रियाशीलता बोलते हैं। तो ये भी सिद्धांत है। और तीसरा जो है वो है वातावरण समायोजन का सिद्धांत। ठीक है, तो 3 सिद्धांत हैं। में से सबसे प्रमुख और सबसे जो अहम जो सिद्धांत है वो है पार्थिव एकता का सिद्धांत। इसे बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ टेरेस्ट्रियल यूनिटी। जैसा कि आपको नाम से ही स्पष्ट है, पार्थिव एकता का सिद्धांत यानी कि एक ऐसा सिद्धांत जिसमें संपूर्ण पृथ्वी को एक माना गया हो। इस सिद्धांत के अंदर हम जो भौगोलिक तथ्य हैं उनको पूर्ण रूप से अध्ययन करते समय हम यह अवश्य ध्यान में रखते हैं कि जो वातावरण के विभिन्न तत्व हैं वो सभी आपस में एक दूसरे से बहुत घनिष्ठ रूप से, आपस में बहुत ही निकट रूप से संबंधित होते हैं। अर्थात कोई भी परिस्थिति है वो अकेले नहीं होती है, बल्कि उसका जो जन्म है और विकास है वो बहुत से तत्वों के एक जटिल जो समूह है उस पर आधारित होता है। अर्थात इसका मतलब ये हुआ कि हम इसके अंदर ये मानते हैं कि जो संपूर्ण पृथ्वी है और जो वो एक इकाई है, और जो विभिन्न भाग है इसके पृथ्वी के जो आपस में एक दूसरे से घनिष्ठ रूप से जुड़े होते हैं। और इसमें समस्त पृथ्वी पर एक से जो नियम है वो एक जैसे नियम, भौतिक नियम एक जैसे एक्टिव हैं, क्रियाशील हैं। जैसे कि आप ये देखिए वायुमंडल की जो एक्टिविटी हैं, क्रिया हैं, वो संपूर्ण पृथ्वी पर जलवायु के नियम बनाती हैं और वो संपूर्ण लगभग समान है। यानी वायुदाब से संबंधित क्रिया है, चाहे तापमान की विलोमता है, तापमान है, आंधी तूफान, वर्षा, जितनी भी वायुमंडल क्रिया है वो पूरे पृथ्वी पर एक समान है। वायुमंडलीय उसमें कहीं भेदभाव नहीं करता है। ठीक है। और इसीलिए जो समान प्रकार की जो जलवायु है
वो सभी जगह समान प्रकार की वनस्पति पैदा करती है, ठीक है ना। और इसी तरह जैसे प्राकृतिक तत्व जलवायु से प्राकृतिक तत्व पृथ्वी एक दूसरे से संबंधित है, ऐसे ही जो मानव तत्व है, मानव तत्व जो है वो भी पार्थिव एकता से बंधे हुए हैं। और पृथ्वी पर जो जगह जगह भौतिक वातावरण का जो प्रभाव है प्राकृतिक वातावरण का, मानव पर होता है। और इसलिए सभी जो विधीय अवस्थाओं में कुछ अंतर हो सकता है, परंतु फिर भी एक प्रदेश के अंदर, एक क्षेत्र के अंदर, एक विशेष प्रदेश के अंदर जो सभी समानता जहाँ भागों में मिलती हैं, वहाँ जलवायु की हो, वनस्पति की, मिट्टी की, सबकी समानता मिलती हैं, वहाँ मानवीय विकास की समानता भी सभी के अंदर पाई जाती है। तो ये जो सिद्धांत है, ये पार्थिव एकता का सिद्धांत है। इसमें अपन यही बात कर सकते हैं, जैसे भूमि की बनावट है। हम कभी किसी क्षेत्र में भूमि की बनावट का अध्ययन करते हैं तो हमें पता है उसके ऊपर जो जलवायु के तत्व हैं, तापमान हुआ, वायु भार हुई, वायु दाब हुआ, वायु का ये वर्षा हुई, ये सब आदि, ये सब मिल करके मिट्टी है, वनस्पति है, और पशु आपस में क्रियाशील एक दूसरे को प्रभाव पड़ते हैं। और उन सबके पारस्परिक सहयोग से प्रत्येक तत्व की सत्ता बनती है और प्रवर्तित भी होती है। जैसे कि वनस्पति की जो उत्पत्ति है, किसी प्रदेश में जो वनस्पति है पैदा होती है, उसके ऊपर हमारी उस प्रदेश की भूमि का, जलवायु का और मिट्टी, इन दोनों का और मिट्टी का प्रभाव पड़ता है। यानी वनस्पति, किसी प्रदेश में जो वनस्पति उगती है वो प्रत्यक्ष रूप से वहाँ की जो वनस्पति, भूमि है, जलवायु और मृदा, इन तीन चीज़ों पर प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से डिपेंड करती है, ठीक है। परंतु मिट्टियों का निर्माण जब होता है तो उसमें उसी भूमि और जलवायु के प्रभाव के साथ साथ उसी वनस्पति का प्रभाव, यानी जो वनस्पति के प्रभाव, जो वनस्पति के अध्ययन में हम मिट्टियों का प्रभाव पढ़ रहे थे, अब मिट्टियों के अध्ययन में हम पुनः उसी वनस्पति के प्रभाव को भी पढ़ते हैं। और इसलिए आपने देखा होगा कि जो मृदाओं का वर्गीकरण होता है, मिट्टियों का जो वर्गीकरण अपन पढ़ते हैं, बहुत सी जगह पर हम पढ़ते हैं मिट्टी वर्गीकरण, उसमें वनस्पति के आधार पर भी मिट्टियों का वर्गीकरण पाया जाता है। जैसे कि वनस्पति के आधार पर, जैसे कि वन की मिट्टी होती है, ठीक है, या घास की मिट्टी होती है, या मरुस्थलीय मिट्टी होती है, ये सब क्या है, यानी वनस्पति के आधार पर भी मिट्टियों का वर्गीकरण हम पढ़ते हैं। वो इसका मतलब क्या हुआ कि पहले जब हमने वनस्पति पढ़ी थी तो हमने वनस्पति के उगने पर, वनस्पति के विकास पर, वनस्पति जब पैदा होती है उस पर मृदा के, भूमि के, इनके प्रभाव पड़े थे। पर अब हम मिट्टी के निर्माण पर वनस्पति का क्या प्रभाव पड़ते हैं, इसका भी अध्ययन कर रहे हैं। अर्थात दोनों तत्व एक दूसरे से मिले हुए हैं। इसी प्रकार आप आगे पढ़िए, जैसे हम ये भी कह सकते हैं कि जो जलवायु है, जलवायु के द्वारा भूमि की आकृति निर्माण होता है। यानी किसी प्रदेश की जो जलवायु है वो वहाँ की जो धरातली में भूआकृति संरचना है उसको प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करती है ना। जैसे काष्ठ प्रदेशों में आपने आगे पढ़ोगे भौतिक भूगोल में, काष्ठ प्रदेशों की स्थलाकृतियाँ, नदी स्थलाकृतियाँ, वायु द्वारा निर्मित स्थलाकृतियाँ, ये सब क्या है, जलवायु किसी भी प्रदेश की जो भूआकृति है उसको प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करती है, ठीक है। और ये प्रभावित करती है, जैसे कि पर्वतीय क्षेत्र में वर्षा है, वहाँ से हो गई तो वहाँ चट्टानें कट के बह जाती हैं। परंतु और भी ऐसे अध्ययन है, परंतु हम उसके साथ साथ अब जब हम बात करते हैं जलवायु की, तो उस जलवायु के अध्ययन में हम भूमि की बनावट का उस जलवायु पर क्या प्रभाव पड़ता है इसका अध्ययन करते हैं। आप देखिए, फिर कह रहा हूँ, समझिए इस चीज़ को। जब हम पहले अध्ययन कर रहे थे जलवायु का भूमि पर प्रभाव, तो भूमि के जो स्थलाकृतियाँ हैं उन पर जलवायु का प्रभाव कैसे होता है इसका भी अध्ययन हम मानव भूगोल में करते हैं। तो वहीं दूसरी तरफ जलवायु जो है उसको भूमि का जो स्थल रूप जो है वो उसको किस प्रकार से प्रभावित करती हैं। यानी कि जो पर्वत, ऊँचे पर्वत है, बादलों को रोक के वर्षा कराते हैं वो, ठीक है। पर्वतों में वर्षा बालवायु कैसे होती है, जो मरुस्थलीय जो आकृतियाँ हैं वो किस प्रकार से जलवायु प्रभाव डालती हैं, ठीक है। तो इस प्रकार जो 22 वर्षा प्रत्येक तत्व एक दूसरे से संबंधित है। ऐसे ही जलवायु का प्रभाव वनस्पति पर होता है,
यानी जलवायु से ही द्वारा ही यह निश्चित होता है कि किसी प्रदेश की वनस्पति किस प्रकार की पाई जाती है। अधिक वर्षा वाले प्रदेश में जो जो होती है वहाँ अधिक अलग प्रकार की वनस्पति मिलती है। जहाँ वर्षा बहुत कम होती है मरुस्थलीय प्रदेशों में वहाँ अलग वनस्पति मिलती है। तो ये तो हम सब पढ़ते हैं, जानते हैं। भूमध्य रेखीय वन कौन से होते हैं, भूमध्य सागरीय वन कौन से होते हैं, कौन या शीत प्रदेश जो होते हैं, जो कोल्ड रीजन है, पोलर रीजन है, टैंगा, टुंड्रा, ये वनस्पति प्रकार हैं। तो प्रत्यक्ष रूप से जलवायु जो है वो वनस्पति को होती है। परंतु हम इसके साथ जब हम बात करते हैं, अध्ययन करते हैं जलवायु का, तो हम ये भी अध्ययन करते हैं कि जलवायु वनस्पति का प्रभाव भी जलवायु पर किस प्रकार से पड़ता है। ठीक है ना, क्योंकि प्रत्येक में, क्योंकि यह नहीं कि केवल जलवायु भी प्रभाव पड़ता है उल्टा वनस्पति पर, अपितु जैसे अब वनस्पति का प्रभाव भी जलवायु पड़ता है। जैसे अधिक वन होते हैं तो तापमान कम होता है, और जब वन नहीं होते वहाँ तापमान अधिक होता है। तो इस प्रकार से ये तत्व एक दूसरे से मिले हुए हैं, आगे से एक दूसरे से संबंधित हैं, और इसीलिए इसको बोलते हैं पारस्परिक एकता या पार्थिव एकता का सिद्धांत। यानी जितने जो अपन कह सकते हैं जो इसमें मूल मुख्य रूप से जो बात थी कि पृथ्वी के जितने भी तत्व हैं, वो चाहे भौतिक हों चाहे मानवीय हों, वो सभी तत्व एक दूसरे से पूर्ण रूप से संबंधित होते हैं, और हमको उनको एक मानकर ही उसका मानव भूगोल का अध्ययन करना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। ठीक है ना। आप बाकी लेक्चर्स को आगे जो अगले वीडियो में उसमें बताएंगे। थैंक यू।